हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसका प्रीवियस पहला प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एस पेट 2025 के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे। दिया गया कि प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध जो है किससे था, ये बताना है। तो देखिए, कमकार जो था प्राचीन काल में ये कहा जाता था भूमिहीन जो खेतिहर मजदूर थे उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, उनको कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ये जो एक शब्द है ये तमिल शब्द है, ठीक है। किस प्रकार का शब्द है? ये तमिल शब्द है जिसका संबंध जो है भूमि रहित खेतिहर मजदूरों से होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर के द्वारा किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया गया था? तो आंसर इसका सही हो जाएगा सी पार्ट। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था। सिकंदर जो था ये यूनान का शासक था, यूनानी शासक था, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। सिकंदर के पिता का नाम याद रखिएगा, फिलिप था, फिलिप सेकंड, ठीक है। इसके पिता का नाम था। इसका गुरु अगर पूछ लिया जाए तो इसके गुरु का नाम था अरस्तु, ठीक है। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। तो ये भी याद रखिएगा। और अगर हम बात करें सिकंदर के समय, जब सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसमें मगध साम्राज्य पर जो है किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था, ठीक है। नंद वंश का शासक था। तो उसी के समय जो है आक्रमण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो कौन सा गुप्त शासक था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी अन्य उपाधियों में विक्रमांक था, परम भागवत भी उपाधि से भी इसको जाना जाता है, और समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से जाना जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे? तो इनका राजवंश जो था वो था तुलुब राजवंश। क्या था? तुलुब राजवंश जो था ये कृष्णदेवराय इस राजवंश से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दो भाई थे, उनका नाम क्या था? हरिहर व बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब किया था? 1336 ईस्वी में, ठीक है। कब किया गया था? 1336 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और तुलुब राजवंश की स्थापना की बात करें तो ये किया गया था नरसिंह के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और इसी से संबंधित कृष्णदेवराय थे, जो कि मुगल सम्राट थे बाबर, उसके समकालीन थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया, यह बताना, ठीक है। कलिंग का युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व, जो कि दिया गया है पार्ट में। तो ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? अमृतसर की संधि पर जो है कब हस्ताक्षर किया गया था? तो ये सन था 1809 ईस्वी। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के मध्य जो है हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो वंदे मातरम गीत जो है ये अगर हम बात करेंगे तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि इनका एक उपन्यास है, क्या नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ। तो आनंद मठ में उपन्यास है, बंगला भाषा में रचित है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बंगला भाषा में रचित है, जो कि उसी में वंदे मातरम गीत जो है रचना किया गया है। चलिए, और ये जो उपन्यास है इसकी जो पृष्ठभूमि है, मतलब आनंद मठ का जो उपन्यास है इसकी जो पृष्ठभूमि है वो किस विद्रोह पर था? तो ये सन्यासी विद्रोह पर जो है इसका पृष्ठभूमि है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न।
खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी पठान नेता थे? संयुक्त प्रांत के थे, या फिर उत्तर पश्चिम प्रांत के थे, या फिर कुर्ग, या फिर मध्य प्रांत के थे? तो जो थे ये उत्तर पश्चिम प्रांत सीमांत प्रांत के जो है पठान थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। वेल्लोर की क्रांति के नाम से फेमस हुआ था, या फिर वेल्लोर विद्रोह इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष का नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या नाम था? स्वामी सहजानंद सरस्वती था। ठीक है। भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? पामलू के नाम से झूम की खेती अगर हम बात करेंगे तो झूम खेती को पामलू के नाम से किस राज्य में जानते हैं? तो मणिपुर राज्य में ये पामलू के नाम से जाना जाता है झूम की खेती, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। ठीक है। ये एक आदम पद्धति है कृषि। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों में से देप्पा या फिर बेबर, ठीक है, देप्पा या फिर बेबर कृषि कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसका नाम हो जाता है पोडू, ठीक है, पोडू या फिर पेंडा। और मेघालय में इसका नाम हो जाता है बोगमा, और मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जानते हैं। तो अन्य राज्यों में अन्य नाम से जाना जाता है, इसको भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? इसमें से तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो वो है हॉर्मोज की जलसंधि। आंसर डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हॉर्मोज जो है यह जलसंधि ईरान और ओमान के मध्य स्थित है, जो कि फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक है। ये बंदरगाह से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये स्थित है गोवा में। ठीक है। मार्मुगांव गोवा में है, और ये गोवा राज्य में पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट में, ठीक है, क्या स्थित है? भारत के पश्चिमी तट में जो है अपना गोवा पड़ता है, तो पश्चिमी तट में ही ये मार्मुगांव बंदरगाह स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, न्यायासोवा बंदरगाह ये भी महाराष्ट्र में, कांडला बंदरगाह गुजरात में, कोचीन बंदरगाह केरल में है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी का एक प्रमुख बागान फसल है? ठीक है। कॉफी जो है एक प्रमुख बागान फसल है। किस राज्य में कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो वो है बी पार्ट कर्नाटक, जो है देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, जहाँ पर 71% जो है यहाँ पे हिस्सेदारी रखता है। तो आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है इनमें से? तो वो है घाघरा नदी। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इनमें से गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी घाघरा नदी हो जाएगी, जो कि ये बिहार में गंगा में मिल जाती है, छपरा जिला के पास। आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो यहाँ पे बताना है। तो वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था 1919 अधिनियम के द्वारा, जो प्रतिपादित हुआ था। मतलब प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो उसी के आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि सी पार्ट में दिया गया। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर जो 51 तक है, ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अगर देखा जाए तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित है। 12 से लेकर 35 तक ये अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। और संघ सरकार से संबंधित 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक जो है संघ सरकार से संबंधित चीजें उसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? डी पार्ट। अगला प्रश्न, भारत की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? ठीक है। ये संचालन किया जाता है कार्यरत कार्यपालिका के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन इनमें से राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से बताना कि भारत में कौन सा
संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वो कौन सा संशोधन था जिसके तहत ये किया गया था? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। बी पार्ट करेक्ट है, जिसमें अनुच्छेद 276 के 2 में बदलाव किया गया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना। ठीक है, हरित क्रांति, पहला दिया गया कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। और दूसरा कथन है कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में जो है वृद्धि हुई है। अब कथनों के सही कथन बताना, इनमें से दोनों में से कौन से कथन सही हैं। तो हरित क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों कथन इसके बारे में सही बात करता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है द्वितीय क्षेत्रक में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। गतिविधियां देखिए, जो दूसरा क्षेत्र होता है यानी द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं, उसमें आता आपका इसमें से कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना, जो कि ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मिट्टी के बर्तन हो गया, हस्तशिल्प निर्माण हो गया, कपड़ा मिल हो गया, स्टील और रसायन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी सेकेंडरी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने मायराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी। ठीक है, तो नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, नाबार्ड की स्थापना। और इसने जो मंजूरी दी थी ये 1987 में इसके लिए जो है मंजूरी दिया था। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? एमआरपी का पूरा नाम होता है जो है अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको एमआरपी कहते हैं। सरकारी एजेंसी एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनडीसी की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर किया जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? ठीक है, कछुओं का परिवार किस वाले वर्ग में आता है? तो ये होते हैं कछुए जो होते हैं, ये सरीसृप में आते हैं। ठीक है, सरीसृप में आते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, सरीसृप नाम जो होता है प्राणी जो रेंग के चलते हैं, उनके कारण इनका सरीसृप नाम दिया गया है। इनमें जो हृदय होते हैं, इनमें 3 कोष्ठक पाए जाते हैं इनके हृदय में। एक अपवाद होता है, वो जान लीजिए मगरमच्छ अपवाद होता है, क्योंकि उसमें 4 कोष्ठक पाया जाता है। ठीक है, ये असमतापी होते हैं। कछुआ हो गया, छिपकली है, कोबरा, ये सभी जो है सरीसृप वर्ग में आते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है ये बताना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अगर होता है तो उसका दूसरा नाम है शुष्क बर्फ। क्या है? शुष्क बर्फ। इसको दूसरा नाम पुकारते हैं, जिसको कहते हैं शुष्क बर्फ। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक जो है, इनमें से अगर देखा जाए तो वो होता है वोल्ट मीटर। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन? तो ये जल में 2 ही घुलनशील विटामिन है, एक है बी और एक है सी। ठीक है, तो जल में 2 ही विटामिन घुलनशील है, याद रखिएगा। तो बी के जो कंपोनेंट्स है B1 B2 ये सभी जो है क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी वसा में घुलनशील विटामिन तो A, D, E के चारों जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये जो थे केलुचरण महापात्र, ये ओडिसी जो कलाकार हैं, प्रसिद्ध ओडिसी कलाकार, तो ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य, उसके लिए इन्हें जो है प्रदान किया गया है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया, रामनवमी का त्यौहार कब मनाते हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, रामनवमी का त्यौहार जो मनाया जाता है ये चैत्र मास में मनाया जाता है और वो नवमी की तिथि होती है, उस दिन मनाते हैं। तो आंसर यहाँ पे
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? मृदंगम वाद्य यंत्र इनमें देखा जाएगा तो पालघाट मणि अय्यर हैं जो कि मृदंगम वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को किस रूप में जाना जाता है? तो ये इनका अन्य नाम इसको कहा जाता है चाइना मैन बॉल। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं ये बताना है। तो एलोरा की गुफाएं जो हैं कहाँ पर? ये महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है और वहाँ पे टोटल 34 मंदिर और मठ हैं। कुल मिलाकर कितने? 34, जिसमें अगर हम बात करेंगे 34 गुफाओं के समूह में, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेसर, वेसर की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियां, एक नागर शैली है उत्तर भारत में जो पाई जाती है, खजुराहो का मंदिर हो गया जैसे कदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, एक हो गया द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में पाई जाती है मंदिर है जैसे कि ब्रह्मेश्वर मंदिर, राजे राजेश्वर मंदिर। और एक है वेसर शैली जिसको नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण को वेसर शैली कहा जाता है, जो कि जैसे कि उदाहरण में देखा जाए तो होयसल मंदिर हो गया। ठीक है, डोडा बसप्पा मंदिर हो गया, ये सभी मंदिर वेसर वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से किसने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा है नीरज सिंह चौधरी ने। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हम हर वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को मनाते हैं। 4 अप्रैल को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस मनाते हैं। चलिए, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील की हम बात करेंगे तो ये पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक रामसर स्थल भी है। चलिए, वो एक कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी जिसने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन किया था, वो कौन थी? तो उसका नाम था मदुरै सन्मुख दीव सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, ये थी जो क्या थी? कर्नाटक संगीत प्रसिद्ध गायक थी जिसने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या है इन्होंने गायन किया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट इसका करेक्ट है। नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच का एक अध्याय शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उसका नाम क्या है? तो वो है तेलंगाना राज्य। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किसे वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति जरूर मतलब याद रखिएगा, अपने आसपास के राष्ट्रपतियों के नाम याद रखिएगा। इनका नाम है लियोंग कुआंग जो कि वियतनाम के बनाए गए हैं। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह है सुभा टोले। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2024 को स्विस नेशनल बैंक में गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उनका नाम क्या है? तो वह है मार्टिन स्लेगल। ठीक है, मार्टिन स्लेगल नाम याद रखिएगा। ये सब करंट अफेयर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत कुमार सक्सेना को किस संस्था का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये बनाया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में कितने किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखा गया है टोटल 500 किलोवाट की। ठीक है, 500 किलोवाट की आधारशिला रखी गई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट है। असम के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डीपीएचटी द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है जौ गवारन को। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि असम का है। जीआई टैग प्रदान किया गया, याद रखिएगा। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना ने S4 कोड नाम से अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल का पनडुब्बी का जला अवतरण कहाँ पर किया है? तो ये किया है विशाखापत्तनम में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारतीय सेना ने किस राज्य के तवांग सेक्टर में एक उच्च ऊंचाई वाली आर्टिलरी फायरिंग रेंज को स्थापित किया? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2024 जो है मनाया गया, वो कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन है, 23 से लेकर 29 सितंबर 2024 के मध्य मनाया गया है। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, तो ये हो गया जीके जीएस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन।
उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन शब्द है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो केसरी हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट, तो बी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें से, पुल्लिंग शब्द यहाँ पे अगर देखेंगे तो पानी शब्द क्या है, पुल्लिंग है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, है मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से शुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जिजीविषा जो है एक शुद्ध शब्द है, आंसर क्या है, बी ऑप्शन, बाकी सारे गलत वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन होंगे गद्यांश है, गद्यांश को इस तरीके से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, गद्यांश से पहला क्वेश्चन है, हल चलाने वाले किसान। अब गद्यांश के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अपने शरीर का हवन किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हवन कुंड की ज्वाला की किरणें क्या होती हैं, तो गद्यांश के अनुसार ये चावल के लंबे सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं, आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो ये गद्यांश के अनुसार इसका अर्थ हो जाएगा किसान का सारा जीवन। भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता, भारतीय किसान का कोई सरोकार नहीं होता, तो यानी आगे सी पार्ट हो जाएगा, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से कोई सरोकार नहीं होता, केवल साग पात द्वारा ही क्या होता है, तो 60 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये अपनी भूख निवारण कर लेता है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, फिर अगला गद्यांश, दो गद्यांश आने हैं, तो ये दूसरा गद्यांश है, इसको भी पढ़िएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समय नष्ट कर देता है, गद्यांश के अनुसार हो जाएगा समय व्यर्थ गंवाने वालों को समय नष्ट कर देता है, आंसर बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। ठीक है, महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में क्यों होती थी, तो 62 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट में, समय के बहुत पाबंद थे। भाग्य निर्माण की बुनियाद यहाँ पे देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, समय का सदुपयोग। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वो अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसके लिए ए पार्ट। ठीक है, व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वो पैसों के बजाय समय को अधिक महत्व देगा। असमय कार्य करने वाले क्या होते हैं, तो असमय कार्य करने वाले को यहाँ पे देखा जाए तो कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं, आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो हिंदी के आप देखेंगे हम यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन दिया गया है कि धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये हो गया धीरज, तो धीरज कौन है, संतोष का इकलौता पुत्र है, तो ये हो गए संतोष, ये हो गए पुत्र। ठीक है, आप कह रहा और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मान लीजिए मैं ये हूँ और मेरी माँ, इस तरीके से ये हो गई माँ। ठीक है, और कौन है, संतोष इकलौती पुत्री है, तो ये हो जाएगी पुत्री। तो हमें बताना है कि मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है ये बताना। देखिए, माँ की पुत्री संतोष, संतोष का पुत्र धीरज, तो यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा माँ धीरज की क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पुत्री का पुत्र कौन होता है, तो वो होता है नाती। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा आंसर सी पार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें बताना कि वर्ष 2453 का कैलेंडर वर्ष किसके समान होगा, किस कैलेंडर के समान होगा। देखिए, एक सामान्य वर्ष के अगले वर्ष के कैलेंडर के बारे में अगर पूछा जाए तो एक साधारण वर्ष का कैलेंडर हर 6, 11 या 28 वर्षों बाद दोहराया जाता है, तो अगर हम इसमें +6 कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2459, तो 2459 वर्ष के समान होगा 2453 वर्ष का कैलेंडर, तो यहाँ पे दिया भी गया है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 47 व्यक्ति वाली पंक्ति में x आगे से 14वें स्थान पर है, x जो है क्या है, आगे से, ये हो गया x 14वें स्थान पर है। ठीक है, जबकि y पीछे से 17वें स्थान पर, मतलब y इधर से अगर आएगा तो ये 17वां स्थान इसका आता है, या तो अपने स्थानों को एक दूसरे से बदल लेते हैं। ठीक है, तो y पीछे से 34वें स्थान पर आ जाता है, मतलब y पीछे से अब इसका स्थान हो जाता है 34 अगर बदल लेते हैं, तो हमें x आगे से स्थान बताना कि क्या होगा ये,
तो देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे कि x और y के बीच के व्यक्ति की संख्या ज्ञात करेंगे। तो टोटल 47 है और x आगे से 14 स्थान पर है और y जो है आगे पीछे से कितना है 17वां स्थान पर है। तो दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे 47 में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 16। तो x y के बीच के व्यक्तियों की संख्या 16 है। तो अब यहाँ पे x का आगे से अगर स्थान निकालेंगे इस प्रकार तो हम क्या करेंगे इसमें 14 प्लस ये स्थान था ही और प्लस 16 व्यक्ति आगे हैं ही तो 16 को जोड़ देंगे और प्लस एक स्थान इधर या तो y का या तो x का जुड़ेगा तो वो जोड़ देंगे और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 31। तो 31वां स्थान हो जाएगा x का आगे से जब दोनों स्थान बदल लेंगे। तो इस प्रकार आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना और फिर इसके बाद बताना है आंसर। अब कथन दिया गया यहाँ पे देखिए, दिया गया है कि सभी शावक क्या हैं बछड़े हैं और सभी शावक पिल्ले हैं। तो मान लेते हैं ये हो गया शावक, अब सभी शावक क्या हैं बछड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया बछड़े और सभी शावक क्या हैं पिल्ले हैं। तो ये हो गए सभी शावक पिल्ले। ठीक है, इस प्रकार और सभी बिलौटे पिल्ले हैं, सभी बिलौटे क्या हैं पिल्ले हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे बिलौटों की तो इसी के अंदर आएगा इस तरीके से सभी बिलौटे इसी के अंदर है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष बताना है कि सभी बिलौटे बछड़े हैं। तो सभी बिलौटे बछड़े हैं, तो यहाँ पे देखिए जो बिलौटा यहाँ पर है बछड़े यहाँ पर हैं जो कि ये सिर्फ शावक के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दिया गया है कि कुछ पिल्ले बछड़े हैं, कुछ पिल्ले बछड़े बिल्कुल हैं क्योंकि शावक जो है वो बछड़े में भी आता है और शावक जो है पिल्लों में आता है। तो इस तरीके से कुछ पिल्ले क्या हो जाएंगे बछड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, नीचे कथन दिया गया है और कार्रवाई के 2 उपाय दिए गए हैं। कार्रवाई से तात्पर्य उस उपाय या प्रशासकीय निर्णय से होता है जो समस्या नीति आदि के संदर्भ में सुधार अनुवर्तन या आगे जाने वाली कार्रवाई को संबंधित, यानी कि हमें बेसिकली पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना कि कौन सा कार्रवाई कार्यान्वयन करने के लिए तर्क संगत के रूप में अनुसरण करती है। कथन इसके लिए दिया गया है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से परे है, यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। इसमें कार्रवाइयाँ क्या है, पहला वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए, पहला कार्रवाई यह है। दूसरा है कि सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, दूसरा कार्रवाई यह है। अब यहाँ पे बताना हमें पॉजिटिव वे में लेना है, इसमें कौन सी कार्रवाई दोनों में से कौन से अनुसरण करती है या फिर दोनों करती हैं। तो देखिए पहला जो कार्रवाई है वो अनुसरण करती है क्योंकि ऐसा करने से बहुत से लोग अपनी निजी वाहनों का प्रयोग प्रतिदिन नहीं करेंगे, जिससे वह सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करेंगे और ऐसे सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करेंगे और ऐसा करने से वायु प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, जबकि दूसरा जो कार्रवाई है वो क्या है अनुसरण नहीं करेगी क्योंकि नए कारखानों के पंजीकरण रोकने से विकास पर क्या होगा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे सिर्फ एक कार्रवाई अनुसरण करती है तो आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैसेज दिया गया इंग्लिश का, आपको इसको पैसेज को पढ़ना है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि किसके बारे में बेसिकली पैसेज कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार दिया गया है पैसेज और इसके बाद पैसेज के अनुसार ही इसके जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पैसेज पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ चलता है। पहला क्वेश्चन है कि हु आर रिफर्ड टू एज लेपिडोप्टेरिस्ट, मतलब लेपिडोप्टेरिस्ट को हम क्या कहेंगे या ये इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब इसका ये होता है कि दोज हु स्टडी आर कलेक्ट बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। ठीक है, यानी कि तितलियों के कलेक्ट करना या अध्ययन करना उसको हम कहते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है व्हेन डिड द मास एक्सटिंक्शन ऑफ बटरफ्लाइज हैपन, मतलब कि बहुत भारी मात्रा में विलुप्त तो कब हुई बटरफ्लाइज ये बताना। तो ये कारक हुआ था 65 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो इसी में कहीं लिखा, ये देखिए लिखा इस तरीके से, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आपको पैसेज के अनुसार ही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑप्शन, इसमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर, मतलब फूलों की जो एक माला है या गुच्छा है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे रेत। ठीक है, रेत, रेत मतलब भी क्या होता है पुष्पांजलि या फूलों की माला। तो गार्लैंड ऑफ फ्लावर मतलब रेत कह सकते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 74 है, हमें इडियम दिया गया है यानी मुहावरा दिया गया है, एवरी क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग, इसका हमें अर्थ बताना है। मतलब कि प्रत्येक बादल एक जो है आशा की किरण रखता है, ये इसका हिंदी है। तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि नो मैटर व्हाट डिफिकल्ट सिचुएशन यू आर इन देयर इज ए ऑलवेज पॉजिटिव साइड टू बी सीन, मतलब हमेशा आपको पॉजिटिव साइड इसमें देखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, हर मुसीबत में आशा की किरण ढूंढनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न में हमें सिनोनिम्स बताना है, कोर्स का सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, तो कोर्स का सिनोनिम्स हमें बताना, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा ये बताइए। कोर्स, कोर्स मतलब होता है क्या है, खुरदरा, ठीक है। कोर्स मतलब क्या होता है, खुरदरा। तो इसका मतलब क्रूड हो जाएगा, इसका भी अर्थ होता है खुरदरा। मतलब अनरिफाइंड, क्रूड, या फिर कोर्स, या फिर रफ कह सकते हैं इसको। इसका सिनोनिम से सारे बन जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो आपके क्वेश्चन है वो आपके गणित से हैं, मैथ से हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैथ से क्वेश्चन है तो आप इसको करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं और ग्राफ से हैं, ठीक है। तो इसको आप लगाइएगा। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।